मैं विक्की आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल बेस्ट टीचिंग पॉइंट में। आइए आज हम लोग पढ़ेंगे घटना चक्र को। समसामयिक घटना चक्र जो हमारे बीपीएससी पूर्वावलोकन है। पूर्वावलोकन में पूछा गया 68वीं 69वीं 68वीं 67वीं। देखिए ये हमारा क्रम बाई पूछा गया है। हल प्रश्न पत्र है। ये वर्ष 1992 से मार्च 2024 तक है। ये देखिए हमारा बीपीएससी में 38वीं 69वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा है। ये हमारे TRE-1 में भी पूछा गया है, TRE-2 में भी पूछा गया, दिसंबर 2023 में पूछा गया था। ये सारे हमारे भारतीय इतिहास, भारतीय राज्य व्यवस्था, ये सारे हम लोग को पढ़ना है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे जीव विज्ञान को पढ़ते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग पहला प्रश्न को देखते हैं। ये पूछा गया है 53वां और 55वां बीपीएससी प्री 2011 में पूछा गया प्रश्न है। देखिए जेनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है। जेनेटिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसमें हम लोग को किया जाता है आनुवंशिकता के विचरण का अध्ययन किया जाता है। आनुवंशिकता और विचरण का अध्ययन को हम लोग जेनेटिक्स कहते हैं। देखिए इसका विश्लेषण दिया गया है। जेनेटिक्स जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जीवधारियों में जीनों, आनुवंशिकता और विचरण का अध्ययन किया जाता है। इसे ही हम लोग जेनेटिक्स कहते हैं। आइए दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं। क्या कह रहा है दूसरा क्वेश्चन? वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीव का उद्गम 2 लाख वर्ष पूर्व हुआ था। इस युग में प्रोटोजोआ, शैवाल एवं जीवाणु थे। तो इसका आंसर क्या है देखते हैं। ये 1995 में पूछा गया प्रश्न है। आधुनिक खोजों से इसमें आंसर तो इन्फिनाइट है, लेकिन इसका विश्लेषण देखते हैं। आधुनिक खोजों से स्पष्ट हो चुका है कि प्रोटोजोआ के उद्भव का प्रारंभ 3.5 अरब वर्ष पूर्व हो चुका था। साइनोबैक्टीरिया या नीला हरित शैवाल का उद्भव 2.3 अरब वर्ष पूर्व माना जाता है, लेकिन ये ऑप्शन में इतना नहीं है, ये ऑप्शन में कम है। इस वजह से यहाँ विश्लेषण से पता चला कि 3.5 अरब वर्ष पूर्व हो चुका था। आइए हम लोग तीसरा क्वेश्चन को देखते हैं। आइए हम लोग देखते हैं तीसरा नंबर प्रश्न को। पोमोलॉजी निम्नलिखित में से किसका अध्ययन किया जाता है? पोमोलॉजी में फलों का अध्ययन किया जाता है। फलों का अध्ययन किस में किया जाता है? तो फलों का अध्ययन पोमोलॉजी में किया जाता है। या पोमोलॉजी में निम्नलिखित में से किसका अध्ययन किया जाता है? तो फलों का अध्ययन किया जाता है। आइए इसका हम लोग विश्लेषण को देखते हैं। फलों का अध्ययन के लिए क्या है विश्लेषण में है। पोमोलॉजी वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें आइए इसका हम लोग विश्लेषण देखते हैं। पोमोलॉजी वनस्पति विज्ञान की एक शाखा है जिसमें फलों एवं उसकी खेती का अध्ययन किया जाता है। पोमोलॉजी विज्ञान पर शोध एवं अभ्यास करने वाले व्यक्ति को पोमोलॉजिस्ट कहते हैं। आइए देखते हैं हम लोग यहाँ पर फोर्थ नंबर के क्वेश्चन को। आधुनिक मनुष्य का पूर्वज है। आधुनिक मनुष्य का पूर्वज है, इसका आंसर होगा 2 क्रोमैग्नान मनुष्य। कौन सा है? क्रोमैग्नान मनुष्य। क्रोमैग्नान मनुष्य है। आधुनिक मनुष्य का पूर्वज किसे माना गया है? क्रोमैग्नान मनुष्य को माना जाता है। ये पूछा गया था हमारा 39th बीपीएससी प्री 1994 में पूछा गया था। आइए इसका विश्लेषण देखते हैं। क्रोमैग्नान मानव आधुनिक मानव से मिलता जुलता है। यह आज के मानव के एकदम समान 6 फुट लंबा और पूरी तरह सीधा था। वह पाषाण युग में रहता था और अस्थि औजारों का प्रयोग करता था। वह पशुओं की खाल को सीलकर पहनने की योग्यता रखता था। वह मानव गुफा में रहता था और गुफा की दीवार पर उसके द्वारा बनाए गए भित्ति चित्र प्राप्त होते हैं। वह सबसे नया
प्रागैतिहासिक मानव माना जाता है। प्रागैतिहासिक मानव माना जाता था किसे? क्रो-मैग्नान मनुष्य को माना गया था। आइए देखते हैं हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन को। क्या है? विकास का मुख्य कारण क्या है? विकास का मुख्य कारण क्या है? प्राकृतिक वरण है। विकास का मुख्य प्रमुख कारण क्या है? प्राकृतिक वरण। ये हमारा 39वां बीपीएससी में 1994 में पूछा गया प्रश्न है। इसका विश्लेषण देखते हैं। आज विकास के सर्वाधिक मान्य सिद्धांत को विकास का संश्लेषणात्मक सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। इसमें जाति के अभ्युदय को आनुवंशिक विधियों की अन्योन्य क्रियाओं एवं प्राकृतिक चयन के आधार पर स्पष्ट किया जाता है। आइए अब हम लोग देखते हैं जैव विकास को। सेकंड चैप्टर में पूछा गया है जैव विकास। ये जैव विकास क्या है? जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण क्या है? इसका आंसर उत्परिवर्तन है। उत्परिवर्तन है। जीवों में अत्यधिक विविधता का क्या कारण है? उत्परिवर्तन है। ये हमारा 56वां और 59वां बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है, जो 2015 में पूछा गया था। इसका विश्लेषण हम लोग देखते हैं। वैज्ञानिकों का वह समूह जिसने प्रकृतिवाद के सिद्धांत को आधुनिक रूप दिया है उसे नव डार्विनवादी कहते हैं। आधुनिक नव डार्विनवादियों के अनुसार जीनों में साधारण परिवर्तनों के उपरांत नए जीव बनते हैं, जिससे उसमें विभिन्नताएं बढ़ जाती है। इन परिवर्तनों को उत्परिवर्तन कहते हैं। ये परिवर्तन स्पष्ट और वंशागत होते हैं तथा पीढ़ियों में वरण द्वारा नई प्रजातियों उत्पत्ति होती है। अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। इसमें क्या ये है हमारा 2 नंबर प्रश्न। विकास का कारण है। ये विकास के कारण क्या है? ये देखते हैं हम लोग। विकास के कारण है पीढ़ियों से पीढ़ी अनुकूलन। पीढ़ियों से पीढ़ी का अनुकूलन है। ये 46वां बीपीएससी प्री 2004 में पूछा गया है। इसका विश्लेषण हम लोग देखते हैं। क्या है? विकास के सर्वाधिक मान्य सिद्धांत को विकास का संश्लेषणात्मक सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। इसमें जाति के अभ्युदयों को आनुवंशिकता, विविधताओं के अन्योन्य क्रियाओं और प्राकृतिक चयन के आधार पर समझा जा सकता है। अर्थात पीढ़ी से पीढ़ी अनुकूलन ही विकास का कारण है। आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। जहाँ जीव रहता है उस सटीक जगह को कहते हैं। क्या कहते हैं? जहाँ पर जीव रहते हैं उस सटीक जगह को क्या कहते हैं? आवास कहते हैं। आइए इसका हम लोग विश्लेषण को देखते हैं। किसी प्रजाति विशेष के पौधों या जीवों या अन्य जीवधारियों के रहने का सटीक जगह को क्या कहते हैं? आवास कहते हैं। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर देखते हैं 7 को। आर्कियोप्टेरिक्स क्या है? इसका आंसर हो जाएगा जुरासिक युग का सर्व पुरातन पक्षी है। आर्कियोप्टेरिक्स क्या है? यह जुरासिक युग का सर्व पुरान पक्षी है। ये हमारा पूछा गया था 40वां बीपीएससी 1995 में। ये क्या है? आर्कियोप्टेरिक्स जुरासिक युग का एक सर्व पुरातन पक्षी है। देखते हैं 8वां प्रश्न को। वह जानवर जो मुख्यतः मांस खाता है निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कार्निवोरा। कार्निवोरा जो है वह जानवर जो मुख्यतः मांस खाता है निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? कार्निवोरा कहलाता है। ये पूछा गया था हमारा बीपीएससी स्कूल टीचर्स हेडमास्टर में पूछा गया था, जो 9 तारीख 12वां महीने 2023 को हुआ था एग्जाम। इसका विश्लेषण हम लोग देखते हैं। वे जानवर जो मुख्यतः मांस का सेवन करते हैं मांसाहारी कहलाते हैं, जैसे शेर, भेड़िया, तेंदुआ, चीता, ध्रुविया, भालू इस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 9वां। रेत और नेपथलीन के मिश्रण को किसके द्वारा पृथक किया जा सकता है? इसका उत्तर हो जाएगा ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा कर सकते हैं। सब्लिमेशन कहते हैं जिसे, ऊर्ध्वपातन यानी सब्लिमेशन। रेत और नेपथलीन के मिश्रण को किसके द्वारा अलग कर सकते हैं? यह है ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन। यह हमारा पूछा गया था 66वां बीपीएससी 2020 में।
नेप्थलीन ऊर्ध्वपातन का गुण प्रदर्शित करता है, अतः रेत और नेप्थलीन के मिश्रण को ऊर्ध्वपातन सब्लिमेशन द्वारा अलग किया जा सकता है। ऊर्ध्वपातन वह प्रक्रिया है जिसमें कोई पदार्थ ठोस अवस्था से वाष्प अवस्था में बिना तरल अवस्था ग्रहण किए परिवर्तित हो जाता है। आगे हम लोग देखते हैं अगला चैप्टर वर्गीकी में क्या क्या हम लोग प्रश्न पूछता है देखते हैं। लाइकेन में एक क्लोरोफिल युक्त पार्टनर एक साथ रहते हैं, उसे क्या कहते हैं? शैवाल और कवक कहते हैं। लाइकेन में एक क्लोरोफिल युक्त पार्टनर एक साथ रहते हैं, उसे क्या कहते हैं? शैवाल और कवक। ये हमारे प्रश्न पूछे गए थे 68वां बीपीएससी 2023 में, लेटेस्ट प्रश्न है इसका। आइए हम लोग विश्लेषण को देखते हैं। लाइकेन में एक क्लोरोफिल युक्त पार्टनर शैवाल और कवक एक साथ रहते हैं। इस प्रकार की संरचना में कवक अधिक प्रभावी साझेदार होता है। कवक शैवाल को आश्रय जल एवं खनिज प्रदान करते हैं और बदले में शैवाल कवक को भोजन प्रदान करता है जिसे वह प्रकाश संश्लेषण द्वारा तैयार करता है। जीव विज्ञान में यदि कोई दो जीव एक दूसरे की मदद करते हैं तो इसे सहजीवी संबंध कहा जाता है। आइए हम देखते हैं दूसरा प्रश्न को। निम्न में से संवहनीय पौधा को चुनिए। इसमें संवहनीय पौधा कौन कौन है देखते हैं। काई हुआ, लिवर्टर हुआ, हर्नवर्ट हुआ, फर्न हुआ। तो इसमें कौन है संवहनीय पौधा? कौन है? फर्न हुआ, फर्न। इसका आइए हम लोग विश्लेषण को देखते हैं। क्या विश्लेषण? फर्न एक अपुष्पक संवहनीय पौधा है। संवहनीय पौधा उन पौधों को कहा जाता है जिसमें जल और खनिजों को भूमि से पादप के विभिन्न अंगों को तक ले जाने के लिए लिग्नित उत्तक हो पाया जाता है। इसे हम लोग क्या कहते हैं? संवहनीय पौधा कहते हैं। आइए प्रश्न संख्या 3 को देखते हैं। स्पाइरोगाइरा निम्नलिखित शैवाल में से किसका एक उदाहरण है? तो ये हमारा बीपीएससी असिस्टेंट 2019 में पूछा गया प्रश्न है। इसका आंसर हरा शैवाल हो जाएगा, हरा शैवाल। आइए इसका हम लोग विश्लेषण को देखते हैं। स्पाइरोगाइरा हरे शैवाल का एक उदाहरण है। इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, अतः यह प्रश्न यह है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा स्वयं अपना भोजन बनाता है। दुनिया भर में इसकी 400 से अधिक प्रजातियां हैं। कितनी है? तो 400 से अधिक प्रजातियां हैं। आइए हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 4 को। निम्नलिखित में से शैवाल का उदाहरण है। इसमें से शैवाल का उदाहरण कौन है भाई? तो डायटम, राइजोपस, प्यूनेरिया के अमीबा। तो इसमें है इसका शैवाल का उदाहरण डायटम होगा। ये हमारा बीपीएससी सीडीपीओ 2005 में पूछा गया प्रश्न है। डायटम का विश्लेषण को देखते हैं क्या है। ये हमारा डायटम एक कल कोशिकीय वाले शैवाल है। यह कांच से बने घरों में पाए जाते हैं। पारदर्शी ओपलिन सिलिका से बने कोशिका भित्ति वाले एकमात्र जीव हैं जो पृथ्वी पर पाए जाते हैं। आइए प्रश्न संख्या 5 को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ है? तो ये संघ आर्थ्रोपोडा है। कौन सा संघ है? प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ आर्थ्रोपोडा है। आइए हम लोग इसका विश्लेषण को देखते हैं। संघ आर्थ्रोपोडा प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ है। पृथ्वी पर पाई जाने वाली सभी प्रजातियों में लगभग 2/3 प्रजाति आर्थ्रोपोडा संघ के अंतर्गत आती है। आइए प्रश्न संख्या 6 को देखते हैं। लाल रक्त कणिका विहीन जंतु कौन है? इसका आंसर हो जाएगा केचुआ। केचुआ में लाल रक्त कणिकाओं का अभाव होता है, यानी कि इसमें खून नहीं होता है, खून की कमी होता है। आइए प्रश्न संख्या हम लोग 7 को देखते हैं। सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ होते हैं उसे क्या कहते हैं? माइकोप्लाज्मा कहते हैं। यह हमारा 56वां और 59वां बीपीएससी 2015 में पूछा गया प्रश्न है। आइए इसका हम लोग विश्लेषण को देखते हैं। माइकोप्लाज्मा सबसे छोटा जीव है जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ होता है। आइए प्रश्न संख्या 8 को देखते हैं।
कवक पौधों में नहीं पाया जाता है। कौन सा ऐसा पौधा है जिसमें कवक नहीं पाया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, पर्णहरित। आइए इसका हम लोग, पर्णहरित है, इसका हम लोग विश्लेषण को देखते हैं। कवकों में पर्णहरित नहीं पाया जाता है, इसी कारण अब इन्हें पादप वर्ग में नहीं रखा जाता है, हालांकि पहले इन्हें पादप वर्ग में रखा जाता था। आइए प्रश्न संख्या 9 को देखते हैं। शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है, जिसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं हम लोग? तब म्यूटयूअलिज्म कहते हैं, म्यूटयूअलिज्म कहते हैं। इसका विश्लेषण को हम लोग देखते हैं। शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है, जिसे म्यूटयूअलिज्म कहते हैं। इसमें शैवाल तथा कवक दोनों ही समान रूप से लाभान्वित होते हैं। शैवाल कार्बनिक पदार्थों का संश्लेषण करते हैं, जो स्वयं तथा कवकीय घटक के लिए पर्याप्त होता है। कार्बनिक भोजन के बदले में कवकीय घटक शैवाल को जल और खनिज उपलब्ध कराते हैं। आइए प्रश्न संख्या 10 को देखते हैं। जल से बाहर निकाले जाने पर मछलियां मर जाती हैं, क्यों मरता है भाई जल से मछली? क्योंकि वे श्वास नहीं ले पाती है। ये हमारा 39वां बीपीएससी 1994 में पूछा गया है। आइए हम इसका विश्लेषण को देखते हैं। हवा में लगभग 21% ऑक्सीजन है तथा पानी में भार की तुलना में लगभग 0.5 से 0.9% तापमान पर निर्भर करते हुए ऑक्सीजन है, किंतु अधिकतम मछलियां यदि पानी से बाहर निकाल दी जाए तो ऑक्सीजन की कमी से होने से उनका क्या होगा? मौत हो सकती है, मौत हो जाएगी। इसका कारण यह है कि जहां पानी में बहाव के साथ साथ गैस का आदान प्रदान भी होता जाता है, पतले चपटे गलफड़े एवं गीले कागज की भांति कार्य करते हैं। पानी से बाहर निकलने पर ये सब गलफड़े आपस में जुड़ जाते हैं, जिसके कारण सतही क्षेत्र पर कम हो जाता है। घटे हुए सतही क्षेत्र के कारण गैसों का आदान प्रदान कम हो जाता है और मछली की मृत्यु हो जाती है। आइए प्रश्न संख्या 11 को देखते हैं। मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को किस प्रकार पहचानते हैं? ए, गंध के अनुसार पहचानते हैं। मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्यों को एक दूसरे को कैसे पहचानते हैं? तो गंध के अनुसार पहचानते हैं। आइए इसका विश्लेषण के देखते हैं हम लोग। लगभग सभी पक्षियों में सूचनाओं के आदान प्रदान करने की विधियां होती है। यह दृष्टि, आवाज, स्पर्श एवं गंध द्वारा सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं। मधुमक्खियां भोजन की दिशा तथा उनके स्रोत को बताने के लिए विभिन्न नृत्य मुद्राएं करती हैं, जबकि एक दूसरे को गंध से पहचानती है। आइए प्रश्न संख्या 12 को देखते हैं। डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं, ये किस वर्ग में? स्थानीय में किए जाते हैं। स्थानीय वर्ग में वर्गीकृत किए जाते हैं डॉल्फिन को। ये हमारा बीपीएससी 40वां में पूछा गया था और 1995 में। आइए 13वां प्रश्न को देखते हैं। मेढक और टोड निम्नलिखित में से किस उभयचर का उदाहरण है? यह है अनुरा का उदाहरण है। आइए इसका हम लोग विश्लेषण को देखते हैं। मेढक और टोड अनुरा वर्ग के उभयचर के उदाहरण है। अनुरा वर्ग की प्रमुख विशेषताएं हैं, इनमें 4 पाद पाए जाते हैं। इनके अगले पाद पिछले पाद की तुलना में लंबे होते हैं, जिससे उन्हें छलांग लगाने में सहायता मिलती है। आइए प्रश्न संख्या 14 को देखते हैं। ब्रायोफाइट में बीजाणु मातृ कोशिकाएं होती है, मातृ कोशिकाएं होती है। इसका आंसर होगा द्विगुणित होती है। आइए इसका हम लोग विश्लेषण को देखते हैं। ब्रायोफाइटा में बीजाणु मातृ कोशिका द्विगुणित होती है। ब्रायोफाइट में मॉस तथा लिवर्टर आते हैं, जो प्रायः पहाड़ियों में नम तथा छायादार क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ब्रायोफाइटा को पादप जगत का जलस्तर भी कहते हैं। तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए, ऐसा ही प्रश्न अब हर रोज होगा। जो बायोलॉजी के प्रश्न पूछे गए थे बीपीएससी का, तो अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।